नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिना किए तो आप जा ही नहीं सकते। तो जीडीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जीडीपी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पेशली जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी की वीडियो बनाई हुई है, बट यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को दोबारा से। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी की फुल फॉर्म आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को सबको पता होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वर्ड बाय वर्ड समझते हैं, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मैंने बहुत बार पढ़ा दिया। अब ग्रॉस क्या होता है? टोटल, ठीक है। डोमेस्टिक क्या होता है? विद इन दी कंट्री। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक, विद इन दी कंट्री, विद इन योर होम, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है तो विद इन कंट्री ही लिखेंगे ना। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो अब इसको लिखेंगे कैसे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसको आप फाइनेंशियल ईयर भी लिख सकते हो। उन्हें फाइनेंशियल ईयर लिखोगे तो ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, इकोनॉमी में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। सो इसे लिखेंगे कैसे? टोटल नंबर ऑफ फाइनल गुड्स, ऐसे लिखेंगे, सम टोटल, ठीक है। जब एक्सप्लेनेशन दोगे आप, डेफिनेशन दोगे आप जीडीपी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका लिखोगे फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका लिखोगे दैट सम टोटल ऑफ all the final goods and services produced in a financial year within the country, ठीक है। so that is GDP, gross domestic product, GDP, okay। sum total of all the final goods and services produced within the country is known as GDP, okay। ये हो गया GDP की डेफिनेशन एंड GDP का मतलब। या हम GDP को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अभी आपको पता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन फाइनेंशियल ईयर विद इन द कंट्री, ठीक है, इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये गुड्स कौन बनाता है? फर्म्स बनाती हैं। और फर्म्स जब पूरी प्रोडक्शन जब उनकी गुड्स की होती है तो उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कह सकते हैं ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जितनी उन्होंने प्रोडक्शन की अपनी, उसमें से उन्होंने जब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू निकालते हैं वो लोग, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बचता है ना। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब भी यही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और फर्म्स बनाती हैं, ठीक है, गुड्स को, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, ठीक है, विद इन द कंट्री। सो हम इसे भी लिख सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है ये ऊपर वाली है, सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर विद इन द कंट्री इन द इकोनॉमी, ठीक है। अगर आप इसको सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी ये भी लिखते हो तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही डेफिनेशंस हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी लिखो। मैंने बीच में लगा दिया और, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। सबसे ऊपर वाली है एग्जैक्ट डेफिनेशन। अगर आपको ये लगता है ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस ये आपको समझाने के लिए कि अगर ये लिखा हो वहाँ पे दैट सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन एन इकोनॉमी, ये क्या है, तो आप सोच में मत पड़ जाना, ये जीडीपी ही होता है, इसका मतलब जीडीपी ही है, ठीक है। और ये डेफिनेशन लिखी हो तो आपको पता ही है जीडीपी है। अगर ये लिखा हो कंफ्यूज करने के लिए तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, तो भी जीडीपी ही होगी, ठीक है। सो हमने जीडीपी तो पढ़ लिया जीडीपी पढ़ लिया। अब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के कैलकुलेशन के क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के मेथड्स होते हैं। पहला होता है उसमें एक्सपेंडिचर मेथड से स्टार्ट करते हैं।
अब एक्सपेंडिचर मेथड से क्या पता लग रहा है? ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें पता लग रहा है कि एक्सपेंडिचर को देखते हुए, एक्सपेंडिचर को मेजर बना के उसके थ्रू जीडीपी कैलकुलेट करना। सो सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स, सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल द फर्म्स इन इकोनॉमी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम जीडीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे? जीडीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हम सारे का सारा फाइनल एक्सपेंडिचर जो है जितनी भी फर्म्स करती हैं वो सारा ऐड कर देंगे, तो वो हमारा निकल आएगा जीडीपी। अब फाइनल एक्सपेंडिचर होता क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर होता है दैट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन, फाइनल एक्सपेंडिचर होता है दैट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, मतलब इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर नहीं लेते। ठीक है, इसमें हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर लेते हैं। ठीक है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हुआ बनने पे, जो हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है हम उसको इसमें ऐड नहीं करते। तो फाइनल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया ऑन द मेकिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके अंदर जो है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो है हम नहीं लेते। तो इसमें फाइनल कैसा हुआ, जैसे बेकर था, बेकर का टोटल कॉस्ट पड़ रही थी उसको ब्रेड की 200, तो 200 उसका फाइनल एक्सपेंडिचर है। उसमें हमने ये नहीं देखना कि उसमें उसका इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा तो 50 था, नहीं, वो तो वैल्यू एडेड निकालनी थी तब देखा था। लेकिन जब किसी नए कॉस्टिंग है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर इज लाइक अ कॉस्टिंग। ठीक है, किसी प्रोडक्ट बनाने को टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंडिचर जो लग रहा है कंपनी का, दैट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड को लिखते कैसे हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, ये मैंने आपको बता दी इसकी डेफिनेशन। एक्सपेंडिचर मेथड की कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। ठीक है, दीज आर दी 4 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये क्या है? सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको ये लिख सकता हूं मैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उससे और इजी हो जाएगा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब दैट एक्सपेंडिचर डन बाय द कंज्यूमर्स ऑन परचेजिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, और परचेजिंग ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज द पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स करते हैं ऑन परचेजिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो खर्चे का मेथड है तो खर्चे को ही देखना है। ठीक है, किस चीज़ पे करते हैं? ड्यूरेबल गुड्स पे। ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जैसे टीवी फ्रिज जो ज़्यादा देर तक चलते हैं ना। नॉन ड्यूरेबल होती हैं जो एक साल या 6 महीने तक उनकी लाइफ होती है, तो नॉन ड्यूरेबल जो जल्दी हो जाती हैं। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी होती हैं जैसे फूड होता है हमारा, क्लोथ्स होते हैं, तो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते। ड्यूरेबल लंबे समय के लिए चलते हैं। और बाकी सर्विसेज, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। तो मतलब खर्चा पर्सनल कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये होता है सी, पहला कंपोनेंट पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ द सेकंड वन इज नाउ सेकंड वन इज आई। आई मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब एक ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है टोटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मतलब टोटल, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। कैपिटल में किस चीज़ पे कैपिटल?
कैपिटल में मतलब मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ कैपिटल, जैसे कि स्टॉक खरीदना, इन्वेंट्री, ठीक है ना, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है ना, स्टॉक को ऐड करना भी तो इन्वेस्टमेंट है। बाकी मशीनरी और फिक्स्ड कैपिटल, सारा का सारा, ठीक है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है फर्म की, दैट इज द इन्वेस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय दी कौन, बाय सबकी, बाय प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। अब थर्ड आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर डन बाय द सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फोर्थ इज एक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, नेट मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, मतलब टोटल एक्सपोर्ट्स में से हम इंपोर्ट्स जब माइनस कर देते हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? जब हम गुड्स को बाहर सप्लाई करते हैं, बाहर बेचते हैं, ठीक है, और बाहर मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं और वहाँ पे। और इंपोर्ट्स होता है जब हम दूसरी कंट्री से कोई चीज़ मंगवाते हैं या ख़रीदते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस की। इंपोर्ट्स को तो की खर्चा होता है ना, इंपोर्ट्स मतलब तो बाहर जा रही है वो चीज़, तो हमने तो जीडीपी निकालनी है, जीडीपी होती है डोमेस्टिक, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करने हैं, निकालना है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द नेट एक्सपोर्ट्स जब ऐड करते हैं तो जीडीपी की वैल्यू आ जाती है। दिस एंड जब ये मेथड हम यूज़ करते हैं तो इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये इसे जब हम यूज़ करते हैं तो इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। दोबारा देख लीजिए, फर्स्ट इज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज द ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट विच इज आई, ठीक है, थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज जी, फोर्थ इज द नेट एक्सपोर्ट्स विच इज एक्स। इनकी ये डिनोट करते हैं इन टर्म, इन अल्फ़ाबेट से, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर मेथड लिखना हो तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में इनके मीनिंग्स लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। देयर इज 1 2 3 4 कंपोनेंट्स। अब अगला मेथड आता है, सेकंड मेथड इज इनकम मेथड। नेक्स्ट क्या है? इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या है? ठीक है, इनकम में इनकम सारी ऐड करेंगे हम। कौन सी इनकम ऐड करेंगे? इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उनकी इनकम क्या होती है? इनकम होती है पहली तो लैंड की क्या होती है? रेंट प्लस कैपिटल की इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट प्लस और क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है प्लस, और लेबर की क्या होती है? वेजेस। सो ये 4 इनकम्स जो हैं, जब सारी टोटल, ये सारे टोटल रेंट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल प्रॉफिट, टोटल वेजेस को जब आप ऐड कर देते हैं तो जीडीपी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जीडीपी मतलब आउटपुट की वैल्यू, जो जीडीपी टोटल जीडीपी है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और जब ये मेथड इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहते हैं इनकम मेथड, इसे कहते हैं इनकम मेथड। अब नेक्स्ट आता है तीसरा मेथड। हाँ, और ये भी सुन लो कि इनकम मेथड कौन से सेक्टर के लिए यूज़ होता है। जो मैंने पहला बताया, जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा खर्चा उसमें आ सकता है, उसमें हम देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जब हमने जीडीपी या आउटपुट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक्सपेंडिचर को देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने देखा ना, उसमें इन्वेस्टमेंट भी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी थी,
सारे के सारे एक्सपेंडिचर भी थे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी था, एक्सपोर्ट्स भी थे, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हैं। इनकम मेथड कहाँ यूज़ होता है? फॉर दी सर्विसेज सेक्टर। अब सर्विसेज सेक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज भी हो सकती हैं, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एनी सर्विस, ठीक है। तो सर्विसेज सेक्टर के लिए हम इनकम मेथड को यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, जैसे कि यहाँ सर्विसेज सेक्टर में तो हम नहीं बता सकते ना कि कितने टन प्रोडक्शन हुई या कितने केजी या कितने क्विंटल्स में प्रोडक्शन हुई, ऐसा तो नहीं बता सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताना मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर ना लेके इनकम मेथड को यूज़ करते हैं। इनकम तो यहाँ पे आ सकती है, जो इनकम से जो वैल्यू आती है वो जीडीपी की वैल्यू आ जाती है फॉर दी सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। जब सर्विसेज सेक्टर के लिए निकालना हो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट की वैल्यू आ जाती है सर्विसेज सेक्टर की। सो अब थर्ड है, आप कहेंगे कि मैं जीडीपी को बार बार आउटपुट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो प्रोड्यूस जो है वो आउटपुट हुई ना, प्रोड्यूस सम टोटल, ठीक है। तो इसलिए इसे आउटपुट भी कह सकते हैं कि आउटपुट, लेकिन आपने आउटपुट ऊपर उसकी डेफिनेशन में नहीं लिखना, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। सो इनकम मेथड सर्विसेज सेक्टर के लिए यूज़ होगा, एक्सपेंडिचर मेथड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में आपको खुद पता होना चाहिए कि जितनी वैल्यू एडेड है, जितनी वैल्यू एडिशन है, ठीक है, सम टोटल, सम ऑफ ऑल वैल्यू एडिशन बाय फर्म्स। अब जैसे बेकरी वाले की 200 में से 50 इंटरमीडिएट हमने निकाल दी, तो उसकी कितनी आई थी? 150 आई थी वैल्यू एडिशन। प्लस वैल्यू एडिशन अगर किसी और सेक्टर की भी देखें तो वैल्यू एडिशन जो 50 बची वो किसकी थी? फार्मर की। तो ऐसे टोटल करके ऐसे आ जाती है वैल्यू। तो वैल्यू एडिशन 1, वैल्यू एडिशन 2, सो दैट मेक्स द टोटल वैल्यू एडिशन। तो जब हम वैल्यू एडिशन को देखते हैं, वैल्यू एडिशन को ऐड करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग आउटपुट एंड जीडीपी, तो वो किस सेक्टर के लिए करते हैं? वो सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, जहाँ से रॉ मटेरियल निकल रहा है, या एग्रीकल्चर सेक्टर भी जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं, और इधर टर्शरी सर्विसेज सेक्टर को। सो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है ऑफ एनी स्टार्टिंग, मतलब जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, तो एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है? एग्रीकल्चर। वहीं से शुरुआत होती है, फिर प्रोडक्शन होती है बाद में। सो प्राइमरी सेक्टर के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर के लिए मैन्युफैक्चरिंग, और इनकम के लिए सर्विसेज वाला, सॉरी, इनकम मेथड सर्विसेज सेक्टर के लिए। सो this is about the calculation of GDP. Okay, so we have done GDP. GDP हमने कर ली है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Okay, so now you know the meaning of GDP. Sum total of all final goods and services produced in a country in a year. Okay. Now we come to the topic of GNP, NNP, NDP. Okay, so हम अब आते हैं अगले इन टॉपिक्स पे। ये GNP क्या होती है, ठीक है। GNP होती है ग्रॉस, जी से तो ग्रॉस ही है, सिर्फ एक फर्क है, वो डोमेस्टिक की जगह आ जाएगा नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अब मैंने आपको यही समझाना है कि
डोमेस्टिक और नेशनल का फ़र्क है, ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल का ये फ़र्क है इनमें। तो ये डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आएंगे? हम डोमेस्टिक से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें जीएनपी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, ठीक है। आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? बीच में आपको बीच में ऐड करनी पड़ेगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज, ओके। ये नेट फैक्टर इनकम है क्या? चलिए अब नेट फैक्टर इनकम को समझते हैं। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो दिस नेट फैक्टर इनकम, व्हाट इज दिस? ये है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट्स रिसीव्ड बाय, ठीक है, पेमेंट्स रिसीव्ड बाय इंडियन नेशनल्स अब्रॉड, ओके। जो इंडियन नेशनल्स, जो इंडियंस बाहर काम करते हैं, बाहर की कंपनीज में या फॉरेन में काम करते हैं, बेसिकली बाहर काम करते हैं, जो वो जो पेमेंट्स रिसीव करते हैं, कमाते हैं, ठीक है, तो वो टोटल, ठीक है, माइनस पेमेंट्स रिसीव्ड बाय फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि जिस इकोनॉमी की हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पेमेंट्स जो हमारे इंडियन नेशनल्स बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने जो रिसीव की, उन्होंने कमाई, माइनस पेमेंट जो यहाँ पे भी तो फॉरेनर्स कई काम कर रहे हैं, यहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यहाँ पे भी फॉरेन कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, तो जो उन्होंने पेमेंट्स रिसीव की, मतलब जो उन्होंने पेमेंट्स कमाई इंडिया में काम करके, उसे हम करेंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि वो तो बाहर भेजेंगे ऑब्वियसली। जो फॉरेन नेशनल्स यहाँ काम कर रहे हैं वो अपनी कंट्री में पैसा भेजेंगे ना कमा के, और जो हमारे इंडियन नेशनल्स बाहर काम कर रहे हैं वो हमारे इंडिया में भेजेंगे, तो हम इंडिया वाला जो आएगा पैसा उसमें से माइनस कर देंगे जो पेमेंट यहाँ से फॉरेन नेशनल्स कमा के ले जाएंगे। तो जब ये माइनस कर देंगे इसमें से तो बचेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो जब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गया, अब हम इसको अगर जीडीपी में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इससे क्या पता लग रहा है आपको? डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, इन दी इकोनॉमी इंडिया। नेशनल मतलब यहाँ पे, अब नेशनल का मतलब है, नेशनल मतलब कि रेजिडेंट्स, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीडीपी वर्सेस जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है। देखिए, जीडीपी बेसिकली होती है कि कहाँ पे बनी आउटपुट, वेयर द आउटपुट, ओके, वेयर द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, ओके। एंड जीएनपी होती है, जो कि होती है नेशनल, वो होती है हु प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हु प्रोड्यूस्ड आउटपुट। जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी चीजें बन रही हैं वो हमारी जीडीपी में ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये होता है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता है टेरिटरी बेस्ड। क्या होता है? टेरिटरी बेस्ड, मतलब कि कहाँ बनी, लोकेशन का बेस होता है। कि इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं ना, तो टेरिटरी बेस्ड होता है। और ये होता है रेजिडेंट्स बेस्ड। जो नेशनल वाला होता है ये होता है रेजिडेंट्स बेस्ड। देखा ना आपने, इंडियन नेशनल्स की इनकम को हमने माइनस किया जो यहाँ से अब्रॉड की कमा के ले गए लोग, ठीक। सो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वेयर द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, टेरिटरी बेस्ड, ठीक है। एंड जीएनपी का जो नेशनल वाला कॉन्सेप्ट है वो है रेजिडेंट्स बेस्ड, ओके, रेजिडेंट्स बेस्ड। कि हमारे इंडियन रेजिडेंट्स, मतलब कि इंडियन, यहाँ पे तो इंडिया की बात हो रही है तो इसलिए इंडियन रेजिडेंट्स, मतलब कि रेजिडेंट्स मतलब रेजिडेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी की हम बात करें, चाहे किसी और कंट्री की इकोनॉमी की बात करें, तो उस इकोनॉमी के रेजिडेंट्स, ठीक है, ये होता है रेजिडेंट्स बेस्ड।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे रेजिडेंट्स बेस्ड होता है, इसलिए तो हमने यहाँ पे देखा ना कि जो पेमेंट्स कमाई इंडियन अब्रॉड, इंडियन नेशनल्स ने बाहर, उनको हमने माइनस किया, उसमें से जो पेमेंट्स यहाँ से फॉरेन नेशनल्स कमा के ले गए इंडिया से, ठीक है। और हमारी वाली जो थी, हमने वो हमारे इंडियंस ने, नेशनल्स ने जो कमाई वो हमने ऐड कर दी। तो मतलब उसको प्लस किया, उसको माइनस किया, तो आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दी दे आर ऑल कंसिडर्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो वेजेस, सैलरीज, ये सारी फैक्टर पेमेंट्स ही होती है ना। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें ऐड कर दी अगर जीडीपी में, तो आ जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको कहीं भी आ जाए डोमेस्टिक से, अगर आपको आ जाए, समझ लीजिए एनएनपी लिखा है, ठीक है, एनएनपी में से एनडीपी पे जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करनी पड़ेगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहीं भी पूछा जाए ऐसे डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो आपको समझ आना चाहिए कि डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होती, नेशनल अगर आ जाए तो उसमें होती है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, मैं आगे आपको और इसके क्या मतलब होते हैं वो आपको बताऊंगा। अब एनडीपी क्या है? एनडीपी, अब जीडीपी दिया हुआ है, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे नेट है। एनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। सो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये आ गया एनडीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस दिया हुआ है, नेट पे जाना है, ठीक है। अभी बता देता हूँ, अगर ग्रॉस दिया हो मतलब टोटल दिया हो, नेट पे आना हो, तो मैंने आपको बताया था जब नेट लिखा हो तो मतलब कुछ ना कुछ माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा? जीडीपी से, यहाँ से लिखो, जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ठीक है, तो निकल आएगा नेट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। अब इसी के साथ होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी हमें पता है, जीएनपी अगर हमारे पास है, समझ लो यहाँ जीएनपी है, ठीक है। नेशनल तो नेशनल ही है, यहाँ लिखा है ग्रॉस, यहाँ लिखा है नेट। तो जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये आगे आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि ये इसमें आगे मैं इसके मीनिंग बताने वाला हूं, फिर मैं इसके मीनिंग दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये अभी समझिए आप, ठीक है। सो डोमेस्टिक से नेशनल पे आना हो तो प्लस करनी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो माइनस कर देनी है, उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। अब ग्रॉस से, टोटल से नेट पे आना हो अगर, ठीक है, तो कर देनी है डेप्रिसिएशन माइनस, और अगर इसका उल्टा करना हो, नेट से जाना हो ग्रॉस पे, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी नेट है, नेशनल है, तो ग्रॉस से नेट पे आना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी है, ठीक है। और इसका उल्टा करना हो तो ये रिवर्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये मतलब इसके आप समझ लीजिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जो हमें जीडीपी की फिगर्स दी होती है ना न्यूज़ रिपोर्ट्स में, जो न्यूज़ में आती हैं, जीडीपी इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई, तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस ही होती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस को समझना ज़रूरी है। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस ये दिखाता है दैट मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइसेस है ना, इसके अंदर टैक्सेस इंक्लूडेड है। सो इसका मतलब क्या होता है? दिस जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in year in economy, इकोनॉमी मतलब इन डोमेस्टिक
टेरिटरी समझ लीजिए विद इन दी कंट्री, ठीक है, यहां लिख दूं डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, सो दिस जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस जो सरकार, जो हम जीडीपी पढ़ते हैं, दैट शोज अस द मार्केट वैल्यू की जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। सो दिस जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस मेजर्स एंड टेल अस द मार्केट वैल्यू। ओके, नाउ जीडीपी ये हो गया फर्स्ट हमारा, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। अभी आता है सेकंड, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आपको पता है, मैंने डिस्कस कर ली है पहले। जीडीपी आपको पता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या, फैक्टर कॉस्ट पे जब हम इसको मेजर करते हैं तो हम क्या इसकी मेजर करते हैं, मनी वैल्यू। वी आर मेजरिंग इट्स मनी वैल्यू। मनी वैल्यू किसकी, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, सो वी आर मेजरिंग इट्स मनी वैल्यू, ठीक है। सो जब हम जीडीपी को मार्केट प्राइसेस पे मेजर करते हैं तो हम उसकी मार्केट वैल्यू मेजर कर रहे हैं। जब हम उसको फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं जीडीपी को, तो हम उसकी मनी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड, नेक्स्ट इज एनडीपी। एनडीपी मैंने आपको बताया अभी, जीडीपी से एनडीपी पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस, अब यहां से लिंक देखो इसका, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस और एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस से, ठीक है। नेट आ गया मतलब डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन इसमें से हटा ली जीडीपी में से, तो एनडीपी रह गया। एनडीपी मतलब फिर एग्जैक्ट रहेगी आउटपुट की वैल्यू, ठीक है, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। सो मार्केट प्राइसेस, ठीक है, मार्केट प्राइसेस पे जब हम एनडीपी को मेजर करेंगे तो हम इसकी मेजर कर रहे हैं। एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस का मतलब है दैट we are measuring how much country या economy, ठीक है, that how much country, government of a country, how much government of a country needs to spend to maintain its current GDP, ठीक है। मतलब जब हम एनडीपी को मार्केट प्राइसेस पे मेजर करेंगे तो हम ये मेजर कर रहे हैं कि कितना कंट्री को, गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए इस करंट जीडीपी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो ये होती है एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस तो होती है मार्केट वैल्यू, जो जीडीपी की वैल्यूज रिलीज होती हैं, ठीक है। इसी जीडीपी को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा सरकार को, तो ये मेजर करती है एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस। नाउ फोर्थ इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी सेम है, अब मार्केट प्राइसेस की जगह फैक्टर कॉस्ट है, तो मतलब यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया। तो यहां पे आएगा दैट वी आर मेजरिंग हाउ मच इनकम, ठीक है, हाउ मच इनकम हैज बीन अर्नड by the factors of production, ठीक है, how much income has been earned by the factors of production in the form of rent, wages, profit and interest. So we are measuring this at the NDP at factor cost का मतलब है that we are measuring how much income has been earned by the factors of production, ठीक है, हाउ मच फैक्टर इनकम या इनकम हैज बीन अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। सो ये मेजर करती है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जीडीपी, अब कोई जो पूछ ले कि जो सरकार गवर्नमेंट रिलीज करती है वैल्यू ऑफ द जीडीपी, ठीक है, वो रिलीज करती है गवर्नमेंट एंड मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है, जिसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है। जीडीपी को जो मार्केट प्राइसेस पे मेजर करते हैं तो हम उसकी मार्केट वैल्यू को मेजर करते हैं। जब जीडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं तो हम उसकी सिर्फ मनी वैल्यू को मेजर करते हैं, ओके। जब हम एनडीपी को, मतलब हम जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनडीपी आ जाता है, उसको हम मार्केट प्राइसेस पे मेजर करते हैं, तो हम ये देखते हैं, ये मेजर कर रहे हैं कि
इस जीडीपी को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा सरकार को, तो ये एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस से करते हैं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हम क्या देखते हैं, जब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं एनडीपी को, दैट हाउ मच इनकम हैज बीन अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओके, सो ये है जीडीपी और एनडीपी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब वैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस का फॉर्मूला अगर लिखना हो, फिगर में आपको बताना हो, तो एक तो आपने इसका मीनिंग लिखना है मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिखेंगे सी, मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड, याद करो एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था प्लस इन्वेस्टमेंट थी प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स थे, जिसका मैंने मतलब बताया था आपको नेट एक्सपोर्ट्स में। अगर पेपर में आपको डेफिनेशन आए तो पहले तो डेफिनेशन लिखना, उसके साथ ये भी लिखना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओ। अच्छा, अब मार्केट, अब जीडीपी तो जीडीपी सेम है, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता है, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो हमें टैक्सेस सारे माइनस कर देने हैं। तो हमें अब क्या करना है, इसमें से जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, एनआईटी लिख रहा हूं उसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास बच गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब ऐसे ही एनडीपी पे आ जाओ। एनडीपी आपको पता है जीडीपी से एनडीपी पे आने के लिए क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी माइनस, ठीक है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर है, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें पता है, ठीक है, इससे अब हमें डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दी तो ये आ गया एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस। ये फॉर्मूले लिख देना, अच्छा रहता है, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हमें पता है, उससे माइनस कर दी डेप्रिसिएशन, क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओ। एनडीपी तो अब हमें पता है, एनडीपी हमें पता है और फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है बस। मार्केट प्राइसेस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे टैक्सेस आपको करने पड़ेंगे माइनस, ठीक है। वो आप कैसे करोगे, अब आप करोगे कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस आपको पता है माइनस नेट सारे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में याद करो एक भी टैक्स नहीं होता किसी भी तरह का, ना तो प्रोडक्ट टैक्स ना ही प्रोडक्शन टैक्स। तो आप यहां लिखोगे नेट प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, ओके, माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, सारे के सारे टैक्सेस माइनस कर दोगे, ठीक है, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, ओके। सो आपके पास बचेगा ये, ठीक है, ये फॉर्मूला। सो ये आपके पास आएगी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दिए, प्रोडक्शन टैक्सेस भी। सो ये फॉर्मूलाज हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे जीडीपी लिखा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हो, फैक्टर कॉस्ट हो, या एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो, इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन है इनमें ये डी, डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक, 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 ओके। सो इसमें सब में कॉमन है डोमेस्टिक, ठीक है। सो डोमेस्टिक मतलब कि यहाँ पे विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, इंडियन टेरिटरी हो या कोई भी, जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है। अब हम आते हैं टॉपिक पे जो है जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस क्या होती है, जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं वो होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, मतलब जीडीपी यही वाली होती है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो अब होती है एक, उसके सामने ही लिखता हूँ, एक आती है जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस। इसका मतलब क्या है, इसमें डोमेस्टिक था, इसमें नेशनल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब डोमेस्टिक हो तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, नेशनल हो तो मतलब कि ये इंडियन रेजिडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, इंडियन रेजिडेंट्स चाहे इंडिया में रहते हो चाहे अब्रॉड में रहते हो। तो इसकी डेफिनेशन वही होगी जो जीएनपी की होती है, दैट दी सम
total of the value of all the final goods and services produced by the residents of a country in the India, in the country or abroad. ओके, मतलब कि यहाँ पे हम सम टोटल लेते हैं सारी वैल्यू का, ठीक है, चाहे वो इंडिया के अंदर बनी हो चाहे इंडिया के बाहर उन्होंने क्रिएट की हो, लेकिन बस इसका मतलब होता है कि रेजिडेंट्स होते हैं इसका मतलब, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, बाकी सब सेम रहता है मतलब, लेकिन यहाँ पे इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह आ जाता है रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द कंट्री इटसेल्फ और अब्रॉड. अब जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस और जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पीछे मैंने बता दिया कि मतलब क्या है, ठीक है. तो ये हो गई आपकी जीएनपी एट मार्केट प्राइस. सो ये थी आपकी फिफ्थ वन. ओके, अब आते हैं, आपने लिखा था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ज़रा याद करो कि क्या था, ठीक है. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब हाउ मच इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था. अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं. नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं, ठीक है, यहाँ डोमेस्टिक है यहाँ नेशनल है, फर्क कितना है, यहाँ भी इसकी डेफिनेशन वही रहेगी, दैट इट मेजर्स दी, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ये है सम टोटल ऑफ ऑल दी इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in the form of rent, wages, interest, profit, okay, in the country itself or abroad, ठीक है. यहाँ आएगा by the residents of a economy या country in that country और abroad. इससे फर्क नहीं पड़ता, बस नेशनल्स होने चाहिए. जिस इकोनॉमी की बात हो रही है उस इकोनॉमी के रेजिडेंट्स होने चाहिए, नेशनल्स होने चाहिए. जैसे इंडिया की बात है तो इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, ठीक है. तो सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम, सो इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं. फ़र्क क्या था इसमें एनडीपी में और इसमें, यहाँ डोमेस्टिक है यहाँ नेशनल है, तो मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. और फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली फैक्टर कॉस्ट की तो इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है. अब यहाँ पे दिया होता एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस, उससे आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो कैसे निकालते, अगर एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस दिया हो उससे आपको निकालना हो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसको कैसे निकालोगे, आप निकालोगे पहले ये डोमेस्टिक है तो नेशनल को देखोगे, डोमेस्टिक नेशनल को, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते, ठीक है. फिर मार्केट प्राइसेस और फैक्टर कॉस्ट है, फिर इसमें से क्या करते, इसमें से सारे टैक्सेस निकालते, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस निकालते, तो ये आती नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो ये तो कैलकुलेशंस मैंने आपको पहले बता दी हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब ऐसे समझ लिया आपने, मैंने आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस और जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस आमने सामने रख के बताया. ये है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और ये है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. कुछ नहीं है इसमें, ये है इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनएनपी है क्योंकि नेशनल है तो सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन द कंट्री और अब्रॉड. अब आते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपने समझ लिया, ठीक है. एनएनपी होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है. ये आउटपुट है, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट है फैक्टर कॉस्ट. सो मतलब जो सम टोटल ऑफ द इनकम अर्न बाय, मतलब सम टोटल ऑफ द जितनी इनकम उन्होंने अर्न की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, ठीक है. या हम ये कह सकते हैं सम टोटल ऑफ, मतलब उनकी जितनी कॉस्टिंग थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सारी
क्योंकि यहाँ पे हम नेशनल इनकम की बात होती है इसलिए हम इनकम लिखते हैं। तो सम टोटल ऑफ द ऑल इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ओके, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फैक्टर कॉस्ट देखा था। अब यहाँ पे है एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट दैट आउटपुट produced by the residents of a country in a given year। मार्केट प्राइसेस क्या है? मार्केट प्राइसेस कब लगते हैं? जिसमें टैक्सेस हों, वो कब लगते हैं टैक्सेस? जब मार्केट में चीज़ आ जाती है। तो ये मेजर क्या है? ये आउटपुट है और ये मार्केट प्राइसेस। तो मतलब मार्केट में चीज़ आ चुकी है, आउटपुट आ चुकी है, तो कंजम्पशन होगी। सो इसका मेजर यही करता है एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस, दैट हाउ मच ए कंट्री कैन कंज्यूम, how much a country can consume in a given period of, मतलब how much output a country can consume in a given period of time। बस यही है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। और फैक्टर कॉस्ट है कि इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपने पढ़ा जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, जीएनपी क्या है? ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ये है दैट की आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और ए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, आउटपुट है और ए फैक्टर कॉस्ट है। तो मतलब कि वैल्यू, दिस मेजर्स, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, by factors of production of a country, by factors of production of a country, चाहे वो यहाँ हो या बाहर हो, ठीक है, whether they are living in the country or abroad, received by the factors of production by the residents या nationals। GNP at market prices क्या था? GNP at market prices तो वही था, अगर हम GDP की मार्केट प्राइसेस पे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें, ठीक है, जो जीएनपी नॉर्मल होता है, डेफिनेशन वही थी। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट था, क्योंकि यहाँ फैक्टर कॉस्ट आ गया तो इसलिए इसमें से सारे प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस हो गए। तो जब फैक्टर कॉस्ट आता है ना, जहाँ भी फैक्टर कॉस्ट लिखा होगी फैक्टर कॉस्ट पे मेजर हो रहा है, तो बात समझ लेना कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ही बात होगी जरूर। जैसे यहाँ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ इनकम किसकी है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ क्या? आउटपुट रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट प्राइसेस है तो कंजम्पशन की बात आ गई, ठीक है। ये भी है तो आउटपुट की पूरी वैल्यू की बात आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसको थोड़ा सा दोबारा समझेंगे, पढ़ेंगे, यू विल गेट अ जिस्ट ऑफ इट एंड दिस इज वेरी इजी। अब ये आपसे अगर पूछ लें कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए एट मार्केट प्राइसेस क्या होता है, तो ये होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस के इक्वली होता है, ठीक है। जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस है वही जीवी एट मार्केट प्राइसेस भी होगा, ओके। सो क्योंकि ये भी फाइनल आउटपुट है, ये इसमें जीवीए में भी क्या होता है, इसमें से भी इंटरमीडिएट गुड्स की लेस होती है वैल्यू। सो इसीलिए जो जीवीए की वैल्यू होती है मार्केट प्राइसेस पे, वही जीडीपी की मार्केट प्राइसेस पे वैल्यू वही सेम है, ठीक है। जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है। अब बेसिक प्राइसेस आ गया, ठीक है। अब आपको जीवीए एट मार्केट प्राइसेस पता है, मार्केट प्राइसेस में से आप क्या कम करोगे कि बेसिक प्राइसेस आ जाए? बेसिक प्राइसेस में क्या होता है? प्रोडक्ट टैक्सेस नहीं होते, सिर्फ प्रोडक्शन टैक्स होता है। तो आप मार्केट प्राइसेस में से क्या करोगे? नेट प्रोडक्ट टैक्सेस ये माइनस कर दोगे, ओके। सो आपका बचेगा जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। अब जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? आपको जीवीए एट बेसिक प्राइसेस पता है फॉर कैलकुलेटिंग द रियल जीडीपी, उसमें से रियल फैक्टर जीडीपी कॉस्ट निकालने के जीवीए लिए एट जो हम फैक्टर कॉस्ट प्राइसेस निकालनी है, यूज तो करते अब हैं और क्या जिस कम ईयर के, करोगे? उसे हम कहते हैं फैक्टर बेस कॉस्ट में ईयर, तो कोई भी टैक्स नहीं और होता, ये कांस्टेंट तो बेसिक प्राइसेस प्राइसेस में हमें होता है इसी नेट बेस ईयर से प्रोडक्शन मिलते टैक्स। हैं। सो इसमें से प्रोडक्शन टैक्स भी लेस कर दोगे बेसिक प्राइसेस में से। और अगर यहाँ पे जीवी एट मार्केट प्राइस होता जीडीपी, तो इसमें से प्रोडक्ट टैक्सेस ही दोनों लेस होते, प्राइसेस फिर फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। कंपैरिजन क्योंकि यहाँ बेसिक प्राइसेस है तो इसीलिए यहाँ पे ओके नेट प्राइसेस एंड जीडीपी की जब कंपैरिजन के लिए हम बेस ईयर लेते हैं, ठीक है, ओके, उसे हम कांस्टेंट प्राइसेस। दिस इज ऑल अबाउट इट।
तो ये है नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होती है जब जीडीपी को हम करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं, मतलब प्रिवेलिंग या लेटेस्ट प्राइसेस पे, ठीक है। और रियल जीडीपी वो होती है जब हम जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस कहाँ से आते हैं? कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं जो बेस ईयर हम लेते हैं फॉर रेफरेंस for calculating the real GDP. The real GDP. And ये constant prices हमें इसी बेस ईयर से मिलते हैं। और हम क्या करते हैं, जो जीडीपी की वैल्यू होती है, आउटपुट की वैल्यू होती है जिस भी साल की, जिस भी साल की हम वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं, उस साल की वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम इसके साथ बेस ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर, ओके। तो हमें वैल्यू मिल जाती है और हम उस वैल्यू को प्रीवियस ईयर की जीडीपी की वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज, ओके। और हम जब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कंपैरिजन करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की रेशो होती है जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम एग्जैक्ट क्यों नहीं मानते, क्यों हम उसको आइडियल फिगर नहीं मानते? बिकॉज उसमें करंट प्राइसेस पे मेजर होती है और करंट प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन अटैच्ड होती है, इंक्लूडेड होती है। तो मतलब अगर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, प्राइसेस हमेशा बढ़े हुए ही आएंगे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे और एग्जैक्ट ग्रोथ की फिगर, हमें आउटपुट की फिगर पता नहीं लग पाती। इसलिए हम रियल जीडीपी की वैल्यूज को हम बेस ईयर लेते हैं एंड देन रियल जीडीपी निकालते हैं, उसे हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर वैल्यूज के साथ फॉर टेकिंग आउट समवट एग्जैक्ट फिगर ऑफ द जीडीपी। नाउ वी कम टू द टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर का मतलब यहां पे है कि जीडीपी इज जीडीपी द रियल measure or the real figure, I would say, is GDP the real measure for the welfare and growth of the people? Real growth and welfare, क्या GDP की फिगर्स रियल ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल बताती हैं? तो GDP एंड वेलफेयर में पहला आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या आप इसे सोशल वेलफेयर भी लिख सकते हो। सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सोशल वेलफेयर, मतलब कि जीडीपी की जो वैल्यूज हैं, कुछ भी आती हैं, अगर कोई भी जीडीपी की वैल्यू आती है तो क्या वो वैल्यू से हमें पता लग सकता है कि सोशल वेलफेयर कितना हुआ, मतलब कितनी पॉवर्टी जो है वो कम हुई या कितनी गरीबी बढ़ी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ठीक हुआ कि नहीं, रिच एंड पुअर के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या नहीं। तो हम उसके गैप को, रिच एंड पुअर के गैप को, पॉवर्टी को, इससे हम बता नहीं सकते, क्योंकि जीडीपी तो जस्ट एक आउटपुट की एक वैल्यू है। तो ये जीडीपी के एक कई लिमिटेशंस होती हैं कि जीडीपी ग्रोथ तो दिखाती है कि ग्रोथ हो रही है, बट वो रियल टर्म्स में वेलफेयर, लोगों का ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं, दैट इज द पॉइंट। सो इसलिए यहाँ लिखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उससे पता नहीं लगती, ठीक है। सोशल वेलफेयर यानी कि पॉवर्टी कितनी कम हुई या ज़्यादा हुई, रिच एंड पुअर का गैप नहीं पता लगता। अच्छा, इसमें सोशल वेलफेयर में और भी आ सकता है कि क्राइम्स अगर कम होते हैं किसी भी नेशन में, किसी भी इकोनॉमी में, तो वहाँ पे इकोनॉमी में उसकी तरक्की होगी। क्राइम्स कम होंगे तो मतलब कि लोग पढ़े लिखेंगे या लोग काम करेंगे तो उसमें ग्रोथ बढ़ेगी इकोनॉमी की। लेकिन यहाँ पे जीडीपी तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड को ही वैल्यू लेता है उसकी। तो ऐसे फैक्टर्स की, जैसे क्राइम कम हुए या ना हुए, ऐसे फैक्टर्स की जीडीपी जो है उसमें काउंट नहीं करता।
तो इसलिए लिमिटेशंस होती हैं कि रियल वेलफेयर या रियल ग्रोथ इज रीचिंग टू द पीपल और नॉट। वेलफेयर लोगों का हो रहा है, भला हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे पता नहीं लगता। इससे हमें ये पता लगता है कि जीडीपी बढ़ रही है, तो मतलब हमें लगता है कि ग्रोथ भी बढ़ रही है इकोनॉमी की, बट वो रियल टर्म्स में कितनी बढ़ रही है हम इससे ये नहीं पता लगा सकते। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है अबाउट द नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज क्या होते हैं? मतलब कि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब जहाँ पे बार्टर सिस्टम है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, या मनी इन्वॉल्व है लेकिन वो लीगल या रजिस्ट्रेशन सिस्टम में नहीं है, जो टैक्स नहीं हुई, टैक्सेशन सिस्टम में नहीं आई, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है। टैक्स लोग ने छुपा लिया तो इनकम भी छुप गई, इनकम छुप गई तो आउटपुट भी छुप गई, है ना। तो इसलिए वो ब्लैक इकोनॉमी। तो वो ब्लैक इकोनॉमी या अंडरग्राउंड इकोनॉमी, इस वजह से इस चीज़ का पता भी नहीं लग पाता कि कितना पैसा ब्लैक है कितना पैसा नहीं। तो जीडीपी से हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी का क्या रोल है, ब्लैक इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। तो और नॉन मॉनिटरी जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, लोग आपस में डील कर रहे हैं, तो वो भी इससे पता नहीं लग सकता जीडीपी से, ठीक है। तो जीडीपी में कई सारी रियल टर्म्स की चीज़ें नहीं पता लग सकती। सेकंड पॉइंट ये है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? जैसे कोई ऑयल रिफाइनरी है, कोई ऑयल रिफाइनरी ऑयल रिफाइन कर रही है, ठीक है, हमें दिख रहा है ऑयल रिफाइन कर रही है, तो उसका जो जितना ऑयल रिफाइन हो रहा है वो तो आउटपुट में जा रहा है, वो तो जीडीपी में ऐड हो रहा है। लेकिन जो ऑयल रिफाइनरी की वजह से पीछे की कोई नदी पोल्यूट हो रही है, वो जीडीपी में नहीं देख सकते हम। तो वो तो नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को, जीडीपी को। अगर जीडीपी की वैल्यू में वो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन रियल टर्म्स में अगर हम देखें तो रिवर का पोल्यूट होना इकोनॉमी और कंट्री दोनों के लिए प्रॉब्लम है, दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे थर्ड फैक्टर होते हैं जो हम नहीं देख सकते, सेकंड फैक्टर होते हैं जिसे समझ लीजिए नहीं देख सकते। सिर्फ जीडीपी आउटपुट ही देखता है, बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं, गलत हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही, रियल वेलफेयर लोगों तक पहुंच रहा है, ग्रोथ नहीं पहुंच रही, ये नहीं पता लगता। तो ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं रिफाइनरी की वजह से, इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, मींस ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वेलफेयर। और कुछ अच्छा हो रहा है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़, लेकिन वो भी काउंट नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं अंडर एस्टिमेशन ऑफ द वेलफेयर।